ओके डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे अंग्रेजों का बंगाल विजय। और बंगाल विजय आज हम लोग देखेंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब अंततः हम लोग प्लासी का युद्ध को जानेंगे। और उसी को जानने के बहाने अब हम लोग देखेंगे बंगाल की उसकी उस समय क्या स्थिति थी। अब बंगाल पर ही नियंत्रण सबसे पहले अंग्रेजों ने क्यों किया, तो इन सभी पहलू पर आज हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजों का बंगाल विजय। तो बंगाल विजय जानने से पहले उसकी शुरुआत देखते हैं कि आखिर के बंगाल कहते किसको थे उस समय, और उसके बाद बंगाल पर ही क्यों सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना नजर गड़ाया और वहां पर राजनीतिक रूप से अपना सत्ता स्थापित किया। तो देखिए, बंगाल उस समय कहलाता था पूरा, देखिए पूरा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन सभी क्षेत्र को मिलाकर बंगाल कहलाता था उस समय। तो यहाँ पर बंगाल उस समय जो कहा जाए तो भारत का सबसे समृद्ध राज्य बंगाल ही था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सभी प्रकार का अनुकूल परिस्थिति थी, जिस वजह से वहाँ व्यापार भी होता था, कृषि भी होता था। तो यहाँ पर क्यों कहा जाता है कि अंग्रेज जो व्यापार करते थे एशिया में, तो अपना जितना व्यापार करते थे उसका आधा से कुछ ज्यादा यानी 60% तक व्यापार केवल बंगाल से करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक बंगाल पर व्यापार करने वाले कौन थे? अंग्रेज थे। पूरा एशिया का व्यापार का लगभग आधा से ज्यादा बंगाल से करते थे। तो अब देखते हैं कि आखिर बंगाल पर ही सबसे पहले क्यों बंगाल ही क्यों उसको अच्छा लगा अंग्रेजों को, और व्यापार वहां पर राजनीतिक रूप से सत्ता स्थापित किया। तो आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत ही लाभदायक थी। तो इस वजह से यहाँ पर प्रथम पॉइंट यही होगा कि आर्थिक सामरिक महत्व था। उसके साथ साथ देखा जाए तो वहां पर यह उपजाऊ प्रदेश भी था, और एक बड़े कहा जाए कि बंगाल जो था उत्पादन और व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल वहां पर स्थिति थी। यहाँ पर उत्पादन एवं व्यापार के लिए, उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर खनिज संसाधन की भी बहुत ही उपलब्धता थी। खनिज संसाधन की उपलब्धता, उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों का चुनौती नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल था उसके आसपास कोई भी बड़े क्षेत्रीय शक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको युद्ध का नहीं करना पड़ता। ये सोचकर उन्होंने बंगाल पर नियंत्रण किया। और इसके साथ साथ देखा जाए तो यूरोपीय कोई कंपनी भी यहाँ पर उसके टक्कर देने वाले कोई कंपनी नहीं थी, जिस वजह से वहां पर उन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या किया, राजनीतिक रूप से अपना सत्ता का स्थापित करने की कोशिश किया। उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर एक और भी था जिसको बंदरगाही नगर बोलते हैं। बंदरगाही नगर बंदर था, क्योंकि देखिए समुद्र से सटा होने के कारण क्या हुआ कि बंदरगाही नगर तो होगा ही, आप जानते हैं। तो यहाँ इन सभी कारणों के कारण बंगाल पर अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से अपना सत्ता स्थापित करने की कोशिश किया। अब ये रहा कि यहाँ पर तो हो गया, फिक्स हो गया कि अब यहाँ पर करना है। तब देखते हैं कि आखिर बंगाल पर उसने कैसे यहाँ पर सत्ता स्थापित किया, तो उसको थोड़ा और विस्तार से जानना पड़ेगा। तो उसके पहले देखते हैं कि पहले बंगाल में नवाब का पद का शुरुआत किससे होता है। क्योंकि बंगाल जो था पहले मुगल प्रांत हुआ करता था, और यहाँ पर मुगल शासक हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे मुगल शासक कमजोर होते गए, तो उनके हाथ से सत्ता धीरे धीरे यहाँ पर नवाब के हाथों में आ गया। तो वही देखेंगे नवाब का शुरुआत कैसे होती है और किसके साथ शुरुआत होता है। देखिए, जो बंगाल है पहले वो मुगल प्रांत हुआ करता था। तो मुगल प्रांत होने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर
जो यहाँ पे सूबेदार होता था और दीवान, वो मुगल शासक के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1700 ईस्वी में यहाँ पर सूबेदार को अजीम मुस्तान को नियुक्त किया जाता है, और जबकि यहाँ दीवान के पद पर मुर्शिद को लिखा के यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। कौन करता है? तो औरंगजेब करता है। 1700 ईस्वी में यहाँ पर दोनों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है बंगाल में। सूबेदार के पद पर अजीम मुस्तान, दीवान के पद पर मुर्शिद को लिखा। तो मुर्शिद को लिखा यह कहा जाता है यह योग्य प्रशासक था, बहुत ही कुशल नेतृत्व करता था, अपना अच्छा नेता भी था। तो इसने, और जो अजीम मुस्तान था इसके बारे में कहा जाता है इसने राज परिवार से संबंधित था, और राज परिवार से संबंधित था तो इसने क्या किया कि अपने बंगाल में उसको मन नहीं लगता था, तो दिल्ली भाग कर चला आता था, दिल्ली दरबार में। अर्थात यह अधिकांश समय में कहा जाए तो दिल्ली दरबार में रहता था। चूंकि यह राज परिवार से संबंधित था, तो क्या हुआ जब यह दिल्ली आ जाता था तो उसका पद उस समय जो खाली था तो उसी का पद मुर्शिद को लिखा ही संभालता था। अतः इसे क्या हुआ, दीवान और सूबेदार दोनों का पद संभालता था जब यह नहीं रहता था बंगाल में। तो यह अतः सूबेदार के पद भी यही संभालता था। तो देखिए सूबेदार मतलब हुआ कि जो प्रशासक का कार्य करे, ठीक है। प्रशासक का जो भी पुलिस विभाग या कोई प्रशासक जो होता है उसको जो संभालता है उसको बोलते हैं सूबेदार। सूबे के वो हेड होता है। लेकिन जो राजस्व के संबंधित जो होता है, राजस्व राजा के जो शुल्क होता है, आमदनी होता है, उसको जो वसूल करता है उसको बोलते हैं दीवान। जो दीवान था वो मुर्शिद को लिखा था, और सूबेदार था यहाँ पर अजीम मुस्तान। तो जब यहाँ पर जब तक यह औरंगजेब जिंदा रहा, जब तक इसके शासन चलता रहा, तब तक ऐसे कोई इसमें कमी नहीं आता रहा, अपना शासन सुचालित रूप से चलता रहा। लेकिन क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ पर शासन की थोड़ा कमजोरी आ जाती है, और उसके जो आगे वंशज होते हैं जैसे फर्रुखसियर यहाँ पर जब शासन करते हैं, तब यहाँ पर कुछ कमजोरी होने के कारण क्या हुआ कि अब इसको एक तरह से शक्तिशाली बन चुका था मुर्शिद को लिखा, वो व्यवहारिक रूप से यहाँ का शासक हो चुका था। तब यहाँ का क्या हुआ कि मुर्शिद को यहाँ पर फर्रुखसियर ने 1707 ईस्वी में मुर्शिद को लिखा को सूबेदार के पद भी दे देता है। इस तरह से यहाँ क्या हुआ कि सूबेदार और दीवान दोनों का पद इसको मिल जाता है। तब यहीं से क्या होता है कि यहाँ पर नवाब का पद सृजन होता है। क्योंकि अब यहाँ पर मुर्शिद को लिखा पहले दीवान था ही, और व्यवहारिक रूप से वो सूबेदार भी था, लेकिन अब सिद्धांतिक रूप से उसको नियुक्त कर दिया जाता है फर्रुखसियर के द्वारा, जो कि मुगल शासक है, उसके द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है सूबेदार के पद भी। इसलिए यह सूबेदार प्लस दीवान यह दोनों हो गया। इस तरह से अब यहाँ पर अब इसका पद का नाम हो जाता है नवाब। अब यह नवाब हो गया, तब यहीं से क्या होता है कि यहाँ से वंशानुगत शासन की शुरुआत नवाबों को हो जाता है। तो वही अब देखेंगे। अब इसके बारे में कुछ अब जान लेते हैं कि मुर्शिद को लिखा के बारे में। यह योग प्रशासक था, इसने कुछ अच्छे कार्य किया है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए देखिए, मुर्शिद को लिखा इसके शासन के साथ ही क्या हुआ कि बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होता है। ये लिख लेते हैं, वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है, और इसके साथ साथ वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। तो यह कहा जाए तो मुगल शासक के द्वारा अंतिम नियुक्त किया गया यहाँ पर सूबेदार कौन था, तो यहाँ पर होगा मुर्शिद को लिखा। किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो फर्रुखसियर के द्वारा। कब नियुक्त किया गया, तो 1707 ईस्वी में। और यहाँ पर देखा जाए तो अब इसके कार्य को देखते हैं।
तो कार्ड इसने क्या किया, अपने आमदनी बढ़ाने के लिए इसने छोटे छोटे जमींदारों को सफाया किया, उसको खत्म किया और बड़े जमींदार को बनाए रखा, क्योंकि बड़े जमींदार से उसको लाभ होता था और छोटे जमींदार से उसको लाभ नहीं होता था। इस वजह से छोटे जमींदार को हटाया, तो हटाया तब उसको कुछ यहाँ पर विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसमें कोई भी उसको हानि नहीं हुआ, अच्छी अपना शांतिपूर्वक उसको सफाई कर दिया। तो इस तरह से यहाँ कहा जाता है कि छोटे छोटे जमींदार को सफाया किया, लेकिन बड़े जमींदार को बनाए रखा। और इसके साथ साथ इसने जागीर वाली भूमि जागीर मतलब होता है कि किसी भी जो यहाँ पदाधिकारी है तो उसको अगर वेतन नहीं दिया जाता था तो उसके बदले में जागीर दिया जाता था, यानी भूमि दिया जाता था उसको अपना वेतन के बदले में। तो वही अब इसने क्या किया कि जागीर को छीन लिया जाता है और खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। यानी खालिसा मतलब होता है सरकारी भूमि में उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो इसने जागीर भूमि को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया। और इसके साथ साथ इसने किसानों को ऋण दिया ताकि यहाँ उत्पादन बढ़े, तो उस ऋण को बोलते थे तकावी। तो इसने किसानों को ऋण तकावी दिया। तो ये रहा इसके बारे में, मुर्शिद कुली खां के बारे में कुछ सुधार का कार्य जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इसने पूरी तरह से जमींदार को खत्म नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे जमींदारों को खत्म किया, बड़े जमींदारों को बनाए रखा। तो अब देखते हैं कि इसके आगे जो नवाब बनता है तो उसको देखते हैं कि उसके बारे में क्या रहता है, क्या उसके बारे में कुछ खास बात रहती है। क्योंकि हम सभी नवाब के बारे में नहीं जानेंगे, जो इसमें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे जो बंगाल का नवाब बनता है तो उसका जो नाम रहता है उसका नाम अलीवर्दी रहता है। अलीवर्दी खां। और इसके शासन की पीरियड रहता है 1740 से 1756। और मुर्शिद कुली खां रहता है तो वह 1700 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक। तो देखिए इसका पुत्र नहीं था, इसका 3 पुत्री थी और तीनों पुत्री का विवाह ढाका में हुआ था, पटना में हुआ था और पूर्णिया में हुआ था। तो यही सब क्या हुआ कि यहाँ भी शासन ढीला ढाला हो जाता है, तो यहाँ कमजोरी हो जाता है। और यही कमजोरी, आंतरिक कमजोरी हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो अंग्रेज हैं उसने मामले में हस्तक्षेप करते हैं आंतरिक मामले में, और यहीं पर सत्ता अधिकार करने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे सफल भी होते हैं। तो इसने क्या किया, अलीवर्दी खां कि जैसे ही अपना शासन अपने हाथ में लिया तो इसने 2 करोड़ रुपया देकर 2 करोड़ रुपया के बदले इसने मुगल शासक से अपनी मान्यता प्राप्त कर लिया, अपने शासक की मान्यता प्राप्त कर लिया। मुगल शासक से मान्यता प्राप्त कर लिया। और इस तरह से क्या कि जब मान्यता प्राप्त हो गया तो इसने अपने शासनकाल में 1 रुपया भी मुगल शासक को टैक्स के रूप में नहीं देता है। तो इसने कहा जाए कि ऐसा कौन सा नवाब है जो अपनी मुगल शासक को टैक्स नहीं दिया, तो यहाँ पर यही होगा अलीवर्दी खां। इसने मुगल शासक को कर नहीं दिया अपने पूरी शासन काल के अंतर्गत।
नहीं दिया। और इसके कहा जाए तो इसने जो या ब्रिटिश है या यूरोपीय है उसके बारे में कुछ अपने विचार रखता था और कहता था कि यदि ब्रिटिशों को छेड़ा ना जाए तो शहद देंगे, वरना काट काट कर मार डालेंगे। तो इसकी एक तरह से विचार थी, यह सोचता था। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर यदि यूरोपियों को छेड़ा न जाए तो शहद देंगे, वरना काट काट मार डालेंगे। और इस तरह से इसने इतना अपना विचार रखता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके 3 पुत्री थी और जो उसका तीसरी पुत्री थी, छोटी पुत्री, तो उसी का पुत्र था सिराजुद्दौला, और आगे चलकर सिराजुद्दौला ही शासन संभालता है। जो इसकी यहाँ पर ढाका वाली, वहां पर देखिए जैसे यहाँ पर उसकी 3 ढाका, पटना और पूर्णिया, 3 जगह इसकी पुत्री का विवाह हुआ था। तो पटना वाला जो इसका पुत्री थी उसका बेटा का नाम था सिराजुद्दौला, और ढाका वाली था इसको नाम था घसीटी बेगम, इसकी बेटी का नाम बेगम। और यहाँ पर इसका भाई था मुशर्रफ भाई, उसका नाम था शौकत जंग। तो इसने ही अब क्या किया, जैसे इसकी मृत्यु होती है 56 में, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला अपने शासन को यहाँ पर ग्रहण करता है।